नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहां मॉडर्न इंडिया से यानी आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चंस होता ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधुनिक भारत को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और इतिहास को कहानी की तरह पढ़ा जाए, ताकि जो है पढ़ने में भी मजा आए और साथ ही साथ जब एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन देखें तो आपको उन क्वेश्चन का आंसर जो है फटाक से स्ट्राइक हो जाए माइंड में और आप सही आंसर कर पाए। तो हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मान लिया यदि आप बीपीएससी देना चाह रहे हैं तो या कोई भी यूपीएससी हो, दूसरे भी एग्जामिनेशन हो, तो आपको पता है कि मेंस मुख्य परीक्षा जो होती है, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है, वहां इतिहास में से मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आता है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, आधुनिक भारत के इतिहास से ही आता है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मैंने बहुत बार यदि आप पिछले के वीडियोस देखेंगे तो मैंने बार बार स्ट्रेस किया है कि यदि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो मेंस में ऑप्शनल यदि लेना है तो आप इतिहास को ही लीजिए, हिस्ट्री को ही लीजिए, क्योंकि मार्क जो है वो रैंक के लिए ऐड नहीं होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो यहां पे जो है ना, आप आंख बंद करके, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, इंजीनियरिंग के हो, डॉक्टर हो, कोई भी स्ट्रीम से आप हो, मेरा रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इतिहास ही जो है मेंस में ले ऑप्शनल के तौर पे, ताकि जब आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो उसके साथ में ही जो है आपका प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो उसके साथ में आपका मेंस ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। तो हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं कंटिन्यूअसली पहले इस मॉडर्न इंडिया को खत्म करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि आपको जो है छोटा से छोटा जो बारीक नॉलेज है वो लेकर आऊं आपके समक्ष, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना छूटे, इसका भी मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम लोग अब इसको कहानी की तरह पढ़ें। अब जैसे ही आधुनिक भारत का इतिहास आता है तो हमारे दिमाग में सीधा क्या स्ट्राइक करता है? अंग्रेज, यानी भारत पे अंग्रेज का जो है शासन, और फिर कैसे उस शासन से बाहर निकलने के लिए, कैसे अंग्रेजों को यहां से भारत से निकालने के लिए जो है स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से लड़ा गया, किस तरह से जो है अलग अलग अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी नीतियां लाई गई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या नीतियां थी, मेनली हमारे दिमाग में यही स्ट्राइक कर जाता है। उसके बाद एक बार जब हम लोगों को जो है आजादी मिलती है तो किस तरह से जो है, या उसके पहले से कैसे जो है ना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे तैयार हुआ, वो भी इतिहास मॉडर्न इंडिया का पार्ट बनता है। और वो आपको इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ना है और हम लोग को यहां पे भी पढ़ना है। तो एकदम जैसे ही हम कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया, तो कॉमन स्टूडेंट जो है, कॉमन लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि अंग्रेज और उससे संबंधित सभी कुछ। लेकिन मित्रों, आपको ये अच्छी तरह से, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियसली यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो हमें पता है कि मॉडर्न इंडिया का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि दूसरे यूरोपियन देश भी हैं। अंग्रेज के पहले हमारे पास में 2 यूरोपियन देश आए थे, तब जाकर अंग्रेज आए थे। उसके बाद भी दूसरे
देश जो है डेनिश और फ्रेंच, ये लोग भी आए थे, तो इनका भी इतिहास पढ़ना है हम लोगों को। तो अंग्रेज के पहले जो है वो कौन आए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर भारत में ऐसा क्या था, आखिर भारत था क्या उस समय, जो कि अरब के देश, यूरोपियन के देश, सभी लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए ललायत रहते थे। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया कंट्री जो है वो लोग आना चाहते थे, कुछ तो रहा होगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन इसका बीजारोपण जो है मध्यकाल में ही हो गया था, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूरोप के कंडीशंस को देखेंगे और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, और एक कहानी की तरह, ठीक है, क्रमवार जो है हम लोग पढ़ते जाएंगे, ताकि आप अच्छे से चीजों को जो है जोड़ पाए, अच्छी तरह से समझ डेवलप कर पाए, और चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप अच्छे से लिख पाए। तो उस तरह से पढ़ना है। अब दोस्तों एक बात यह भी है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से यहां पे बताएं, और यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास सच में प्रयास अच्छा है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे चैनल सागर एजुकेशनल चैनल को जो है आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों के बीच में जो है जो मैं बता रहा हूं वो कंटेंट जा सके। और इससे क्या होगा, जब लोग सब्सक्राइब करेंगे, जब लोग देखेंगे, तो मुझे भी अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, और मैं उत्साहित होकर और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके बीच में लेकर आ पाऊंगा। तो ये अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में क्या कंडीशंस थे, क्यों भारत के प्रति जो है लोगों का इतना लगाव रहा, हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में जो है जब आप देखिएगा, तो उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र रहा होगा, जबकि यूरोप जो है वो डेवलप कर रहा था। यानी उस समय यूरोप में लोग दलदल की सुखाई कर रहे थे, जंगल की कटाई कर रहे थे। और जंगल की कटाई क्यों कर रहे थे, दलदल की सुखाई क्यों कर रहे थे, ताकि कृषि कर पाए, एग्रीकल्चर कर पाए, ठीक है, धान वगैरह जो है उगा पाए। तो वहां पे ये कंडीशन थी, यानी वहां पे उस समय दलदल की सुखाई हो रही थी, जंगल की कटाई हो रही थी, और कृषि डेवलप कर रहा था। और जब कृषि डेवलप कर रहा था जिस समय, तो उस समय आप ये देखेंगे कृषि डेवलप होते समय कि धीरे धीरे फिर वो वैज्ञानिक विधि पे आ गए, यानी वैज्ञानिक विधि से जो है वो कृषि करने लगे। इससे क्या हुआ ना, यूरोप में जो क्रॉप्स थे उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, यानी उपज जो है ना वो ज्यादा होने लगा। जब उपज ज्यादा होने लगा तो वहां पे मवेशियों की संख्या, जानवरों की संख्या, गाय भैंस, ये सब कैटल्स की संख्या, ये सब का संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक परेशानी थी, बढ़ना तो शुरू हो गया, लेकिन एक परेशानी थी, ठंड। यानी विंटर में जो है, ठंड में जो है वहां पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस समय मवेशी के लिए चारा मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यूरोपियन क्या करते थे ना, जो जानवर होते थे उस समय काट के उसको मांस के तौर पे रख देते थे। और ठंडा के सीजन में, यानी जब ठंड पड़ रहा था बड़ा जोड़ का, तो उस समय उनको किस चीज पे, हम आपसे बता रहे हैं एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता था, उपज नहीं होता था, चारा नहीं मिलता था, तो आखिर यूरोपियन क्या खाकर जिंदा रहते। तो ठंडा के सीजन में वो पूरी तरह से मांस पे निर्भर करते थे।
यानी जो मांस उन्होंने रखा है काट करके उसी को खाते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मांस है आपने तो काट लिया, अब उसको काफी विंटर सीजन में आप उसको जो है ना खाने योग्य रखना है, बड़े लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है ताकि मांस खराब नहीं हो जाए। तो उसके लिए जो यूरोपियन थे उनको भारतीय मसालों की या दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों की आवश्यकता होती थी, खास करके काली मिर्च की। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो मांस वो ठंडा में अपने जीवन यापन के लिए रखते थे, उसको खाने योग्य बनाए रखने के लिए और टेस्ट के लिए, ठीक है, उनको क्या आवश्यकता पड़ती थी? भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहां के मसालों की, खास करके जो है ना गोल मिर्च की। तो ये मसाला जो है वो यूरोप जाता था। अब जब आप देखेंगे भारत के साथ में यूरोपियन जो देश थे उनका बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है, ठीक है। एक दो कभी कभी कुछ व्यक्ति जैसे मार्को पोलो ये सब तो एशिया घूमने भी आ गए थे, व्यक्ति करके, पूरे देश नहीं, ठीक है। तो अब ये मसाला जो है ना वो जाता था यूरोपियन कंट्री। तो जाता कैसे था उसके, ठीक है। तो आप जब देखेंगे ना, मतलब जब आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री से भारत का संबंध, तो आपको पता है 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर महान ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया, यानी देखिए वहां से ही संबंध है। दूसरा जब आप देखिएगा मध्यकालीन भारत, जब मध्यकाल देखेंगे तो अरब देश, अरब व्यापारी और यात्री भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करते थे। यानी जब आप देखेंगे तो मसालों का व्यापार कैसे होता था? तो जो व्यापार था भारत के साथ में, स्टार्ट में जब आप देखेंगे तो 3 रूट से होता था। जब आप देखेंगे भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में, तो ये समझिए आप 15वीं शताब्दी में के शुरू में या 14वीं शताब्दी में जो व्यापार होता था भारत का यूरोप के साथ में, वो 3 रूट से होता था, ठीक है। और लार्जली जो वहां का व्यापार था एशिया का जो था वो अरब के हाथ में था, ठीक है। अरबियन कंट्रीज जो है, अरब जो है वो भारत से या पूर्वी दक्षिण एशिया से जो है मसाला वगैरह खरीद लेता था, और फिर वो जो है अरब जो थे वो इटली के इतालवी लोगों को, इटली के लोगों को बेच देते थे। तो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी और यूरोप में इतालवी जो थे उनका एकाधिकार था, और एशिया में किनका था? अरब का एकाधिकार था। यानी यही मेन व्यापार में थे। एशिया में कौन थे? अरब थे, और मेडिटेरियन सी और यूरोप में किसका एकाधिकार था? तो एकाधिकार था इतालवी लोगों का, इटली के लोगों का, ठीक है। और खास करके वेनिस और जेनेवा, वेनिस और जेनेवा, यानी कोई भी मसाला हो या कोई भी व्यापार हो, सबसे पहले अरब कंट्रीज जो है ना, अरब के थ्रू जो है, एशियन कंट्रीज के थ्रू कहां पहुंचता था? वो वेनिस या जेनेवा में, और फिर वहां से पूरे यूरोप को बेचा जाता था। और ये व्यापार इतना मुनाफा देता था कि आप सोच नहीं सकते थे। बहुत सारे यूरोपियन जो है सिटीज जो है, शहर जो है, वो इसी व्यापार पे निर्भर करते थे और बड़ा एकदम खुशहाल थे। तो भारत सोने की चिड़िया थी उस समय, काफी विकसित। लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, भारत आना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे। इस तरह का हमारा भारत था।
तो चलिए हम लोग देखते हैं अब जो है यूरोप तक जो है भारत का जो भी व्यापार था, सामग्री था, वो कैसे पहुंचता था। तो उसके 3 रूट थे, ठीक है। 3 रूट कौन कौन से थे? तो एक तो था ये जो आप पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, ठीक है, फारस की खाड़ी, यानी पहला और जो सबसे ज्यादा यूज में था जो रूट, वो क्या था? भारत से जो है ऐसे, ठीक है, इराक होते हुए जो है, इराक फिर टर्की होते हुए जो है पहुंचता था। यानी पहला रूट था वो फारस की खाड़ी के, यानी पहले समुद्री मार्ग से, यानी फारस की खाड़ी होते हुए कहां पहुंचता था? इराक में। इराक से टर्की होते हुए, तुर्की होते हुए जो है, तुर्की से फिर वो भूमध्य सागरीय जो समुद्र था, मेडिटेरियन सी था, वहां से फिर जो है ना हो जाता था समुद्रिक मार्ग, और फिर वो पहुंचता था वेनिस और जेनेवा। तो पहला रूट ये था। दूसरा रूट था लाल सागर, ठीक है, आप देखिए लाल सागर होते हुए, ठीक है, दूसरा रूट ये था लाल सागर होते हुए इजिप्ट जो है, इजिप्ट के सिकंदरिया होते हुए फिर पहुंचता था वेनिस और जेनेवा तक। यानी पहला रूट फारस की खाड़ी होते हुए हो गया, फारस की खाड़ी, उसके बाद थल रूट हुआ कहां? इराक और तुर्की होते हुए, और फिर जो है समुद्रिक रूट से वो वेनिस और जेनेवा तक पहुंचता था। दूसरा रूट हो गया लाल सागर, यानी लाल सागर से समुद्र से हुआ, और फिर वहां से वो मिस्र का सिकंदरिया होते हुए जो वो फिर से वो समुद्रिक मार्ग से होता हुआ वेनिस और जेनेवा माल पहुंचता था, और फिर वहां से पूरे यूरोप में जो है वो लोग व्यापार करते थे। तो वेनिस और जेनेवा, इनका जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल था, ठीक है। अब जो है तीसरा एक और रूट था जो उतना नोन नहीं था, उतना यूज में भी नहीं था, वो था आपका तीसरा रूट जो था वो उत्तर पश्चिमी एशियन कंट्री होते हुए, फिर रसिया होते हुए, बाल्टिक सी होते हुए जो है वो था। ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं था। सबसे ज्यादा जो है यूज में था वो फारस की खाड़ी जो है उधर से होता हुआ था, ये था लाल सागर से होता हुआ, यानी 3 रूट था, ठीक है। लेकिन लाल सागर के साथ समस्या क्या था? यहां पे धुंध बहुत हुआ करता था, धुंध, फॉग, ठीक है, धुंध समझते हैं ना, ठीक है, कुहासा, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए यहां से व्यापार करना जो है ना कठिन होता था। इसलिए सबसे अच्छा जो है ना वो फारस की खाड़ी होते हुए, सबसे नोन और सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था उस समय वो फारस की खाड़ी से ही हुआ करता था, ठीक है। तो व्यापार हो रहा था, वेनिस और जेनेवा फूल फल रहे थे। वहीं पे जब आप देखिएगा पुर्तगाल, स्पेन, ये सब यूरोप के जो है डेवलपिंग कंट्रीज थे, ये लोग भी अब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। अब जो ये लोग देखते थे कि भाई वेनिस जेनेवा इतना फल फूल रहा है और इनका जो है पूरा पूर्वी मतलब पूरब साइड में, यानी वहां से पूरब साइड में, यानी एशिया और फिर भारत वगैरह जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सब के साथ जो व्यापार है बड़ा लाभदायक है, लाभप्रद है। तो इनको भी मन होता था कि हम भी करें। लेकिन क्या था, वहां पे चर्च जो है, याद रखिए यूरोप में चर्च बहुत हावी था 14वीं 15वीं ये सब शताब्दी में। पुनर्जागरण होने तक चर्च बहुत हावी था और चर्च ही निर्णय लेता था कि कौन किसके साथ व्यापार करेगा, कहां पे सांस्कृतिक और कहां पे आर्थिक ये सब केंद्र बनेगा। सारा का सारा जो है ना चर्च निर्णय लेता था, और जो चर्च बोल देता था वो फाइनल होता था, वो सभी देश को मानना पड़ता था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा उस समय जो है ना साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो पा रही थी।
लेकिन जब वहां पे रिनेसा यानी पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, तो बहुत सारे देश जो है वो चर्च का बात मानना बंद कर दिए और वो वैज्ञानिक रूप से अब डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। उसमें जो भी आपके पश्चिमी यूरोप के लोग थे, पहले तो पूर्वी यूरोप का था व्यापार पे पूरा कंट्रोल, धीरे धीरे जो है पश्चिमी यूरोप वाले भी जो है और खास करके उत्तर पश्चिम यूरोप वाले थे, ये लोग भी चाह रहे थे भाई हम लोग भी व्यापार करें, हम लोग भी लाभ कमाए, बेनिफिट कमाए। तो ये कंडीशन थी। तो जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, रिनेसा मूवमेंट हुआ, तो उसके बाद जो है ना वहां पे यूरोप में आप क्या देखिएगा कि जो है देश साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से और आगे बढ़ना स्टार्ट किया। वहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक डिस्कवरी खोज होना शुरू हो गया, बहुत सारे लाइक नौका वाहन में हुआ, सामुद्रिक मार्ग खोजने के लिए अलग अलग लाइक कुतुबनुमा ये सब का डिस्कवरी हुआ, जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे और काफी हेल्पफुल थे। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र वगैरह इन सब चीज का आप देखेंगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये सब कब हुआ? जब वहां पे पुनर्जागरण यानी रिनेसा मूवमेंट शुरू हुआ यूरोप में। उसके बाद लोग चर्च की बात मानना बंद किए और डेवलप होना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अभी जो है 15वीं शताब्दी में जो है वहां पे अभी भी चर्च की बात मानी जाती थी। तो अब देखिए यहां पे किसका बोलबाला है व्यापार में? एशिया में अरब का और यूरोपियन भूमध्य सागरीय में किसका है? जेनेवा और वेनिस का है। अब कौन आना चाहता है व्यापार में? तो स्पेन और पोर्चुगाल जो बड़ा जो है उस समय बढ़ रहे थे, अब वो चाहते थे कि भाई हम भी व्यापार करें। लेकिन उसी समय आप क्या देखिएगा 1453 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है ये 1453। उसके पहले जब आप देखिएगा कस्तुनतुनिया, ठीक है, जब आप देखेंगे कस्तुनतुनिया जब आप देखेंगे वो कस्तुनतुनिया अब जो है वो इस्तांबुल कहलाता है तुर्की में। तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर है इस्तांबुल, जो उस समय कुस्तुनतुनिया था। और कुस्तुनतुनिया जब आप देखेंगे तो ये राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इसका कुस्तुनतुनिया का नाम बाइजेंटियम भी था। ठीक है, और ये यूनानियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब कस्तुनतुनिया नाम कैसे पड़ा? तो रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन इंग्लिश में कस्तुनतुनिया को कहते हैं कॉन्स्टेंटिपोल। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन जो है इन्हीं के नाम पे पड़ा था नाम कस्तुनतुनिया, चूंकि इन्होंने बाइजेंटियम का पुनर्निर्माण किया था और रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। यानी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है ना वो कस्तुनतुनिया था। उसके बाद आप देखेंगे पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी कब तक? 1000 वर्षों तक, यानी बड़ा फलता फूलता राजधानी था उस समय का। कस्तुनतुनिया बड़ा मायने रखता था और कस्तुनतुनिया ही था जिसके मतलब जब आप देखेंगे रूट, पहले का जो मैं आपको 3 रूट बता रहा हूं, तो फारस की खाड़ी हो या फिर लाल सागर वाला रूट हो, तो ये जो है पूरा एशिया होते हुए जाना पड़ता था। और कस्तुनतुनिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था और वो कंट्रोल करता था यूरोप और एशिया के बीच में जो है जो व्यापार होता था। तो कस्तुनतुनिया जो है शुरू में तो रोमन साम्राज्य का था, लेकिन जब आप 1453 में देखेंगे तो उस समय एक सुल्तान मोहम्मद II आए। सुल्तान मोहम्मद II, और इसने क्या किया ना, ओटोमान साम्राज्य के सुल्तान मेहमद II, ठीक है, वो कस्तुनतुनिया पे वो जो है वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वो एशिया और जो ओटोमान तुर्की था वो उस समय
एशिया में और यूरोप में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो 1453 में वो कस्तुनतुनिया पे अटैक कर दिए और फिर उसको जीत गए। यानी अब जो है तुर्की जो है, जो एक तरफ मिस्र अरब इन लोगों को जीत रहा था, तो दूसरी तरफ कस्तुनतुनिया को भी जीत लिया। यानी जो मेन रूट था, जो आप देखेंगे 15वीं शताब्दी में, यानी व्यापारिक यानी सामुद्रिक व्यापार जो होता था, सामुद्रिक जो रास्ता था, उसके खोज के पहले जो लार्जली व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी और लाल सागर के द्वारा होता था। अब जो वो रूट था वो किसके कब्जे में आ गया? वो आ गया तुर्की के कब्जे में, ओटोमान के कब्जे में आ गया। और इसने बोला, क्या बोला? ठीक है, अब आप देखिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था ये। कस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जिसे इसे वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। यानी अब जो था, जब कस्तुनतुनिया जो है वो तुर्की के हाथ में आ गया, तो तुर्की ने बोला कि भाई हम तो यहां से अब तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे। यूरोप को बोला कि इस रूट से जो है अब हम व्यापार नहीं करने देंगे। अब तो यार मांस खाने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए चाहिए था मसाला इधर से, तो कैसे होगा? अब जो यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन शहर जो थे, जो इसी व्यापार पे निर्भर करते थे, उन व्यापारियों को भी बड़ा संकट हो गया कि अरे भाई यदि व्यापार नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे फले फूलेंगे। अब बड़ा जो है परेशानी की बात तो थी, और तुर्की कह रहा था भैया हम इधर से तो तुम्हें व्यापार करने देंगे नहीं। तो उसी समय जो है, जो पुर्तगाल और स्पेन, जहां पे साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रहे थे, और वहां का खास करके जो राजा थे, वहां का जो राजकुमार था, ठीक है, तो वहां के राजकुमार का नाम था हेनरी, और चूंकि वो बड़ा साहसी था और नौका विहार और नौका वाहन में बड़ा वो तेज था, तो नौका चालक था, तो इसलिए उसको नेविगेटर का भी नाम दिया गया, यानी हेनरी नेविगेटर कहा गया। ठीक है, तो और हेनरी नेविगेटर ही नहीं, जब आप देखिएगा वहां के जो राजा थे, ठीक है, राजा जॉन टू, राजा जॉन टू, याद रखिए। उसके पहले देख लिए मसाले और रेशम मार्ग, मसाले और रेशम मार्ग, यह शहर मसाला मार्ग और रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को नियंत्रित करता था। यानी कस्तुनतुनिया का देखिए इंपॉर्टेंस, ये मसाला मार्ग और रेशम मार्ग दोनों था, मसाला मार्ग भी और रेशम मार्ग भी, है ना। तो मसाला मार्ग और रेशम मार्ग तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, और यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को नियंत्रित करता था। समस्या तो ये हुआ कि तुर्की ने बोला कि भाई, ओटोमान ने बोला हम इधर से तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे। तब जो है उस समय पुर्तगाल और स्पेन जो डेवलप हो रहा था, तो पुर्तगाल के राजा जॉन टू, राजा जॉन टू, अच्छा देखिए उस समय जो है ना, लोगों को विश्व का जो है कौन सा देश कहां पे है, कौन, ये सब उतना महादेश वगैरह इसका ज्ञान नहीं था। ना अमेरिका का खोज हुआ था, ना अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ लोग जानते थे। उत्तरी अफ्रीका के बारे में जो यूरोपियन थे, उत्तरी अफ्रीका के बारे में तो जानते थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और पूरा अफ्रीका का जो है नक्शा वगैरह वो सब उनको ज्ञात नहीं था। ठीक है, तो अक्सर जो है नाविक जो है वो निकला करते थे खोज में, ठीक है, सामुद्रिक मार्ग के खोज में। तो वहां पे जो पुर्तगाल था उस समय और स्पेन दोनों, खास करके पुर्तगाल जो है ये सब बहुत आगे था इसमें। तो और खास करके चूंकि वहां पे राजा का प्रश्रय मिला हुआ था, राजा का सपोर्ट था वहां पे, तो राजा जॉन टू सेकेंड ने अफ्रीका के चारों ओर समुद्री मार्ग खोजने के लिए अभियान शुरू किया। पुर्तगाल के राजा कौन? जॉन टू। पुर्तगाल के राजा जॉन टू ने अफ्रीका के चारों ओर समुद्री मार्ग
खोजने के लिए अभियान शुरू किया।